केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए युग में ले जाएगा पोर्टल। जांच एजेंसियों के बीच बनेगा बेहतर सामंजस्य। प्रदेश में नवनियुक्त पटवारियों को मिली बड़ी सौगात। प्रशिक्षण की अवधि घटकर होगी 1 वर्ष। नियुक्ति से ही शुरू होगा सेवाकाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए गौशालाओं के लिए 216 करोड़ से अधिक की चारा अनुदान राशि की जारी। गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की हुई घोषणा। एक चरण में 5 फरवरी को होगा मतदान। 8 को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने कहा, जल्द ही 1 अरब मतदाताओं का देश बनेगा भारत। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। गृह मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत पोल अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए युग में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियां आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। इससे आतंकवाद से संबंधित अपराधों और मादक पदार्थों, हथियारों तथा मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ने ये संकल्प लिया है कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि भारत पोल पोर्टल 5 मॉड्यूल पर काम करेगा, जो हमारी एजेंसियों को अपराध नियंत्रण में और सहायता प्रदान करेगा। कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये 5 मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में, जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। काम तो सीबीआई के द्वारा ही करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 35 सीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए, जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। प्रदेश सरकार में नए भर्ती हुए पटवारियों के लिए आज पंचकूला में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है। पहले से उलट अब राज्य में युवाओं को उनकी पात्रता के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी सरकार का चेहरा होते हैं। ये केवल नौकरी ही नहीं बल्कि सेवा का कार्य है। मुख्यमंत्री ने नए नियुक्त पटवारियों से पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और बिना किसी के दबाव व प्रलोभन के अपने कर्तव्य का पालन करने का संकल्प लेने को कहा। बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो आज का ये माहौल है, आज आपको किसी भी युवा को किसी विधायक और मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। युवा साथियों के बीच में हूं, जो सरकार का एक चेहरा होते हैं। गरीब व्यक्ति था, जो पत्र व्यक्ति था, वो छूट जाता था, वो नहीं लगता था।
मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जहाँ पर भी हम बैठे ट्रांसपेरेंसी से काम करें। हम वो सरकार का चेहरा है कि सरकार आपके माध्यम से लोगों को दिखाई देती है कि ये सरकार बैठी है। मुख्यमंत्री ने चयनित पटवारियों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अपने कार्य में नवाचार का उपयोग करने की भी अपील की। इस दौरान सीएम ने पटवारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए उनके प्रशिक्षण की अवधि को 1.5 साल से घटाकर 1 वर्ष करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण की इस अवधि को सेवा काल में शामिल किया जाएगा। ज्वाइन करने से ही सेवा आरंभ होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि चयनित युवाओं की मेहनत और समर्पण प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और प्रशिक्षण की अवधि आपकी सेवा में ही शामिल की जाएगी। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को, तकनीकी नवाचारों को अपनाएं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हौसले को उड़ान दे रही है। उन्होंने कहा कि भूमि रिकॉर्ड के सुधार हों या लाल डोरे के तहत मालिकाना हक देने का कार्य, इसमें पटवारियों की भूमिका अहम रहेगी। चयनित पटवारी जनता के बीच रहकर उन्हें लाभ दें और साथ ही सरकार के राजस्व का भी ख्याल रखें। उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की होगी कि जो पात्र लोग हैं उन तक उनका सही तरीके से उनका जो भूमि है उन तक पहुंच सके। चाहे राजस्व के रिकॉर्ड की बात हो, चाहे फसल के खराबी की बात हो, चाहे लोगों को मुआवजा देने की बात हो, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। और नए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आए हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित गौ सेवा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने गौशालाओं के लिए 216.25 करोड़ रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की और साथ ही आत्मनिर्भर बनने वाली गौशाला संचालकों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में गौ चरान की जितनी भूमि है उसे चिन्हित किया जाएगा और इस भूमि को जो पंचायतें ठेके पर देती हैं, अब उस पैसे का उपयोग गौशालाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों को भी एक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत गौ चरान की भूमि को गौशालाओं की इच्छा अनुसार चारा उगाने के लिए भूमि आवंटित की जा सकेगी। आज गौशालाओं के लिए 216 करोड़ और 25 लाख रुपया आज भी चारे के लिए बटन दबा करके जारी किया। मैं आज ये बात कहता हूं कि अधिकारी उसको एक बार रोड मैप तैयार कर लें। जितनी गौचरांद की भूमि जहां जहां पर भी है, उस गौचरांद की भूमि को गौशालाओं को चारे के लिए उनकी इच्छा के अनुसार दी जाए। कितनी का है, 4 एकड़ देनी है, 5 एकड़ देनी है, जितनी भी गौचरांद की हरियाणा के अंदर भूमि है उसको ईरमार्क करके अगर वो पंचायत ठेके पर देती है तो वो पैसा गौशालाओं के ऊपर खर्च होगा, उसके ठेके का पैसा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में गौशालाओं को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और बायोगैस बनाने के लिए तकनीकी सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा गाय के गोबर से तैयार होने वाले प्रोमो खाद की विधि भी गौशालाओं के साथ साझा की जाएगी, ताकि प्रोमो खाद डीएपी के विकल्प के रूप में उपयोग हो सके। इतना ही नहीं, गाय के गोबर से पेंट, गौमूत्र से फिनाइल, साबुन, शैम्पू आदि उत्पाद बनाने के लिए भी गौशालाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार द्वारा मार्केटिंग में सहयोग किया जाएगा उनको, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। गौशालाओं को जो हमारा प्रोमो, ये डीएपी है प्रोमो, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, इसको बनाने के लिए भी इसकी विधि जो है 2-3 जगह है, इसको सारी जगह बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि प्रोमो डीएपी के विकल्प में
ये उपयोग हो सके और हमारी गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर कर सकें, उसको लेकर के भी इसको प्रोत्साहित किया जाएगा सभी गौशालाओं को। वहीं गौशालाओं के हरे चारे के अनुदान राशि मिलने पर फतेहाबाद सहित पूरे प्रदेश में गौ सेवकों और गौशाला संचालकों के बीच खुशी की लहर है। इस अनुदान राशि से गौशालाओं के रखरखाव और प्रबंधन में आने वाली परेशानियों का समाधान होगा। गौ सेवकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि पहली बार हर गाय, बछड़े और बैल के लिए प्रतिदिन के हिसाब से वित्तीय सहायता सुनिश्चित की गई है, जिससे गौशालाओं का संचालन बेहतर ढंग से हो सकेगा। श्री कृष्ण गौशाला के उपाध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से गौशाला को बहुत लाभ होगा। पहले गौशालाओं के प्रबंधन के लिए पैसों की थोड़ी सी कमी रह जाती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने हरियाणा की हर गौशालाओं के लिए जो अनुदान दिया है उससे काफी मदद मिलेगी। इन्होंने गौशालों को अनुदान देकर जो कार्य किया है, इसका इन्हें बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। हम तो गौ माता से यही अरदास करेंगे कि इनको और बढ़ाए फुलाए। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, इसकी कोई तारीफ नहीं कर सकते। हम कितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो जैसे सर्दी है, अब गौशाला के लिए सर्दी में तिरपाल वगैरह का इंतजाम, तिरपालें बहुत महंगी है, नहीं होता था। तो अब जो अनुदान ये देंगे, इनसे बहुत बढ़िया रख रखाव होगा, हरे चारे का पूरा प्रबंध होगा। हरे चारे का भी हमेशा ही गौशाला में बहुत सी गौशाला ऐसी हैं जहाँ पैसे का कोई सिस्टम बनता ही नहीं, तो उनके लिए तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वहीं गौ सेवकों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस राशि से गौशालाओं में कई बड़े बदलाव आएंगे। इससे गायों के लिए हरे चारे और पौष्टिक भोजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसके अलावा गौशालाओं में सफाई और प्रबंधन में सुधार आएगा और बीमार गायों के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। आयोजन में जितने भी गौशालाएं हैं उनको उनकी जो है राशि दी है, तो हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गौशालाओं के लिए इतना बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है। इसके अंदर उन्होंने जितनी भी गायें हैं, प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपये तथा और जो बैल है उसके लिए 25 रुपये और जो भी छोटे बछड़े हैं, बछड़ी है, उनके लिए 10 रुपये प्रत्येक उनके लिए दिए हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इस गौओं के लिए, बछड़ों के लिए, बैलों के लिए 20 रुपये 25 रुपये जो दान दिया है, इससे बहुत बड़ा अनुदान जो मिला है, अच्छा रख रखाव हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो हमारे को जो इच्छा थी वो अब पूरी होने लगी। गौशाला की हर तरह का जो भी रख रखाव है अच्छे ढंग से अब होने लगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। साथ ही कुछ राज्यों की विधानसभा और लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भी तारीखें तय की गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 10 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में किए विशेष सार संशोधन की घोषणा के बाद मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ से अधिक पहुंच जाएगी। भारत 1 अरब मतदाताओं वाला पहला देश बनेगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की संख्या में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। 99 crores voters. So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। Entire election process after counting will be complete by 10th. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही देश में 100 करोड़ से अधिक मतदाता होंगे।
उन्होंने चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए सभी तथ्य सामने रखे। उन्होंने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे मानक रखे गए हैं कि चूक की संभावनाएं बेहद कम है। मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों का खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि देश भर में 4.5 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया और एक भी मिलान गलत साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने से बचना चाहिए। इससे देश के मतदाता के विश्वास को चोट पहुंचती है और लोकतंत्र का नुकसान होता है। गुजरात के पोरबंदर में कल भारतीय तटरक्षक बल का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रनवे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट और एक नाविक जवान शहीद हो गए। नाविक जवान शहीद मनोज कुमार झज्जर जिले के गांव मुंडाहेड़ा का निवासी है। मुख्यमंत्री ने उनके शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मां भारती की सेवा में कर्तव्य पालन के दौरान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद मनोज का ये देश सदा ऋणी रहेगा। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। इस दुखद घड़ी में हम सभी परिजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। हमारे सैनिक हमारा अभिमान है और प्रदेश सरकार सदैव शहीद के परिवार के साथ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये वार्षिक आयोजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों और समन्वित रणनीतियों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार करने, श्रेष्ठ पद्धतियां साझा करने तथा परिवर्तनकारी परिवहन नीतियों को समान रूप से लागू करने के लिए इस प्रकार का संवाद आवश्यक है। इस बैठक में प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज भी शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि HMVP नया वायरस नहीं है और इसे लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में कहा कि इस वायरस की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 2001 में की गई थी और ये कई वर्षों से विश्व में फैल रहा है। ये हवा के माध्यम से सांसों के जरिए फैलता है और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि देश की स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क सतर्क हैं और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी उभरती चुनौती से तत्काल निपटने की तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए। वहीं देश में HMVP वायरस के ताज़ा हालातों, उपायों और प्रबंधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की। भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और चीन में HMVP मामलों में वृद्धि की मीडिया रिपोर्टों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। सचिव ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि आमतौर पर सर्दियों के महीनों में देखी जाती है और आश्वासन दिया कि देश श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है। राज्यों को सूचना, शिक्षा और संचार के साथ साथ वायरस के फैलाव की रोकथाम के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। अंबाला छावनी के सरकारी स्नातक महाविद्यालय में आज नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इसमें अंबाला व करनाल मंडल के 100 से अधिक सरकारी व निजी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य शामिल हुए। उच्चतर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक हेमंत वर्मा ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप पर प्रस्तुति दी। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुझाव से समाधान विषय पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सुझाव मांगे गए। उच्चतर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक हेमंत वर्मा ने बताया कि प्रदेश में इस साल से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसको लेकर शिक्षा मंत्री 12 जनवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एक सुझाव पोर्टल लॉन्च करेंगे। नई शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए सभी प्रिंसिपल, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स व छात्रों के सुझाव लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है और उन स्टेक होल्डर्स में टीचर्स भी होंगे, प्रिंसिपल्स भी होंगे, उसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, एलुमनाई भी होंगे और जो समाज है मोटे तौर पर उसका हर रिप्रेजेंटेटिव उस कंसल्टेशन में अपनी भागीदारी करेगा। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री 12 तारीख को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में माननीय शिक्षा मंत्री 12 तारीख को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपना एक डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल, जिसके ऊपर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे एनईपी को लेकर और उस सुझावों के ऊपर 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। बसंत पंचमी तक उस 2 फरवरी तक उन सुझावों को रखा जाएगा। इसके साथ साथ हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक सुझाव पेटी भी रखी जाएगी कि बच्चे उसमें अपने हैंड रिटन अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो उस पेटी के अंदर डाल दिए जाएं और आफ्टर 20 डेज उन सबको कंपाइल करके it will be compulsory for each and every principal and teachers to give their suggestions on the portal. संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि आज नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित हुए सम्मेलन में विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। कॉलेजों से जो प्रिंसिपल्स हैं वो आए हैं और साथ में 15 और प्रतिभागी आए हैं। टोटल 73 यानी कि 73 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही फ्रूटफुल जो है ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस रही है। इंटरेक्शन हुआ है, जो दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि एनईपी लागू हुई है, अभी इनिशियल स्टेज में है तो कुछ तो दिक्कतें आएंगी ही, तो उसका समाधान निकालने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जरूर आने वाले टाइम में जो है इसमें सुधार होगा और यही है इसका जो मकसद कि 12 जनवरी को जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में फंक्शन होना है, समारोह होना है, उसमें पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव दबलैन में 2 करोड़ 45 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कल गांव के वाटर वर्क्स के नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण का शिलान्यास किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस कार्य में 1 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने गांव की अनेक चौपालों के निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए भी 83 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर जल घर का अब नए सिरे से नवीनीकरण और विस्तारीकरण करने का कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा गांव की मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा उच्च विद्यालय को भी 12वीं कक्षा तक बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। मंत्री ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे के साथ गांव के विकास में सकारात्मक सहयोग करें। प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस केवल विकास है और इसी दिशा में वो व्यक्तिगत तौर पर भी निरंतर प्रयासरत रहेंगे। राज्य सरकार के लिए पूरा हरियाणा और समस्त हरियाणवी एक हैं और उनकी तरक्की ही पहली और आखिरी प्राथमिकता है। की योजना थी उसकी आज हमने यहाँ पर दबलैंड में शुरुआत की है और गाँव के लोगों को स्वच्छ पानी मिले और पूरा पानी मिले, इस योजना के तहत इस योजना को आज शुरुआत की गई है। 83 लाख रुपए तो मैंने मंजूर नगद किए हैं जो चौपाल और मंदिर वगैरह के लिए हैं। उसके साथ साथ एक हमारी मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है, उसमें भी कोई मामला उलझा हुआ है। गांव की फिरनी है, गांव की जितने भी कच्चे रास्ते हैं उन सब के लिए मैंने सरपंच साहब को बोल दिया है कि मेरे को एस्टीमेट बनवा के आप देने का काम करें, उन पे भी काम लगाएंगे। और नायब सिंह सरकार जी का मैं आभारी हूँ। मेरे एक छोटा सा कागज मुझे सरपंच ने दिया था पिछले दिनों, तो मैंने वो मुख्यमंत्री जी को दिया था। गाँव +2 का अपग्रेड हो गया, परंतु अपग्रेड होने के बाद स्कूल में कुछ अभी जो छात्रों की संख्या के हिसाब से कुछ सुविधाओं की कमी है, तो उन्होंने भी मांग पत्र अपना अलग से गांव के प्रिंसिपल ने दिया मुझे और मैं सारी पे गौर किया और सारे उसके एस्टिमेट बनवा के और सारी ज़रूरतें स्कूल की पढ़ाई बच्चों की ठीक हो, बढ़िया हो और इनको किसी प्रकार की यहाँ पर कमी न रहे उस
प्रदेश के खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला राजस्थान के क्षेत्र को हरियाणा का क्षेत्र बताकर माइनिंग घोटाले के निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने स्वयं नूंह और दादरी में जाकर मौके का निरीक्षण किया और कहीं भी अवैध माइनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने सुरजेवाला पर बेबुनियाद बातों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कल उन्होंने फिरोजपुर झिरका में उस पहाड़ी का दौरा भी किया जहां का नाम लेकर रणदीप सुरजेवाला आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि उस जगह से 10 फुट की दूरी पर राजस्थान का खसरा नंबर 62 है। उस क्षेत्र को हरियाणा का क्षेत्र बताकर विपक्ष द्वारा अवैध माइनिंग के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को इस तरह के निराधार आरोप लगाने से पहले तथ्यों का निरीक्षण करना चाहिए। महज राजनीतिक भावना के साथ इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मंत्री ने दादरी जिले के बाढ़ड़ा क्षेत्र के पिचौपा गांव का भी दौरा किया। बाद में उन्होंने कहा कि पिचौपा गांव में माइनिंग पूरी तरह से बंद है। माइनिंग जोन में कोई खनन नहीं हो रहा है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में लोहगढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की प्रगति की निगरानी के लिए लोहगढ़ परियोजना विकास समिति का गठन किया है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की स्थापना की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इस विश्व स्तरीय विरासत स्मारक का जल्द से जल्द निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाबा स्मारक का निर्माण मुख्य रूप से उनकी जीवनी पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें उनकी बहादुरी और बलिदान की वीर गाथा की झलक हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्मारक में बाबा बंदा सिंह बहादुर सहित देश भर में मुगलों के खिलाफ अन्य सिख गुरुओं द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को समर्पित एक संग्रहालय का भी निर्माण होना चाहिए। स्मारक का उद्देश्य जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर के इतिहास और वीरतापूर्ण योगदान के बारे में शिक्षित करना होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। इसके बाद कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की स्थापना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि यदि हरियाणा में कोई ऐसा स्थान है जहां गुरुओं के चरण सबसे अधिक पड़े हैं तो वो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र के पीपली में 3 एकड़ भूमि पर सिख संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित एक भव्य सिख संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। सिख गुरुओं के मूल्यों और आदर्शों से प्रेरित ये संग्रहालय भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के भंडार के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कहा कि मरीजों की सहायता के लिए पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा आरंभ किया गया प्रोजेक्ट सारथी एक सराहनीय कदम है। इससे पीजीआई आने वाले मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने में मार्गदर्शन मिलेगा। इस संबंध में पीजीआई के निदेशक और न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर विवेक लाल ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट सारथी के बारे में आम जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग मांगा है। प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि प्रोजेक्ट सारथी में एनएसएस के छात्रों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी शामिल है, जो मरीजों का मार्गदर्शन करने, प्रतीक्षा समय को कम करने और समग्र रोगी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपना समय देते हैं। पीजीआई MER द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस प्रोजेक्ट के आशाजनक परिणाम आए हैं। मई 2024 में कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से आउट पेशेंट विभागों में औसत प्रतीक्षा समय में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और इसके सफल प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करना शामिल है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और पद उन्नति के लिए यूजीसी नए नियम लेकर आया है। ये नियम नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर आधारित हैं, जो उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक लचकीलापन लाएगा। यूजीसी के नए ड्राफ्ट रेगुलेशन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार से बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। Opportunities देंगे to grow and contribute in diverse ways. For example, if they want to contribute in entrepreneurship, or they want to file patents, or they want to write textbooks, all these are possibilities now in the new regulation. Similarly, multidisciplinarity भी बहुत important है। जैसा
आज मैं BA इकोनॉमिक्स, MA सोशियोलॉजी, PhD इकोनॉमिक्स करे तो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगा। लेकिन अब मल्टीडिसिप्लिनरी का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसलिए ये रेगुलेशंस में हम ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ योर UG और PG डिसिप्लिन्स, जो PhD का जो रिसर्च एरिया है वो रिसर्च एरिया में आप फैकल्टी बना सकते हैं। सिमिलरली UG's नेट भी आप किसी सब्जेक्ट को भी आप चूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन्स। आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करके इसके बाद PhD करें तो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिल सकता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।